वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज हमें वसअतुल्लाह खान इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। कॉलिंस डे है, आपकी बात सुनेंगे। पूरे हफ्ते जो कुछ हुआ या उससे पहले भी जो कुछ हुआ, आप या जो होने वाला है अगले हफ्ते, जो होने वाला है वो भी हमारे साथ बात करें। सबसे पहले सैयद शफीक साहब हैं कराची से, उनकी बात सुन लेते हैं। जी शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल जो वाक़या हुआ है जी 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 बाहर जी और रोड से लेके तो फिर रोस्टम तक, उसको देख के कुछ ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में हर शख्स बहुत बेहिस है, लेकिन फिर ये उम्मीद खत्म हो गई क्योंकि बीबीसी की एक न्यूज़ पे मेरी नज़र पड़ी तो उससे अंदाज़ा हुआ कि हमारे हसास इदारे तो हद से ज़्यादा हसास हैं। और वो जो नंबर 1 चैनल के एक नंबर 1 एंकर ने जो कहा था कि ब्लॉगर्स इंडिया भाग गए थे, उनमें से एक नेदरलैंड गए और उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने इंकिशाफात किए, उसके बाद तो बड़ी खौफनाक हकीकतें सामने आ रही हैं और आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है इन फ्यूचर। शफीक साहब, जब हम ब्लॉगर्स के इशू पे बात कर रहे थे, बारहा हमने ये बात की थी कि आप इसको लीगल तरीके से डील करें, वरना यही होगा वो बाहर जाएंगे और बाहर जाकर के वो जो कुछ कहेंगे वो ना मुल्क के लिए अच्छा होगा ना उनके इदारों के लिए अच्छा होगा। लेकिन जाहिर है हमारी आवाज़ तो वैसे को नहीं, तो छोड़ दो। रेटिंग का भी मसला चल रहा है तो वो तो चलता रहता है तो हमारी बात को सुनता नहीं है। ये बात हम क्यों, वसा साहब आपका क्या ख्याल है बीबीसी की स्टोरी के बारे में? नहीं, जाहिर है कि अंडरस्टूड है कि जब वो बाहर चला गया तो उसके बाद वो आज़ाद है। अच्छा, और वो अगर ये ना भी कहता तो चूंकि क्लैरिटी तो स्टेट की तरफ से थी नहीं कि वो बंदे कहाँ गायब हुए हैं, तो लिहाजा पहला शुबा जाहिर है कि उन्हीं की तरफ जाता है जिनसे बाकी जो खबरें मंसूब होती आई हैं। लेकिन मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि वो इंडिया कैसे चले गए थे, फिर वापस कैसे आ गए थे। ये मैं सर, आपकी और उनकी मोहब्बत वैसे भी शुरू हो गई है। कल उन्होंने प्रोग्राम में आपका नाम शाम भी लिया है, तो इस ये अब एक सिलसिला चल पड़ा है। इब्तिदाई इश्क है। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आमिर खान साहब हैं कोयटा से। जी आमिर भाई। जनाब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के मतलब मीडिया का कोई सोशल एजेंडा है? आप मॉर्निंग शोज देखते हैं, उसके अंदर आमिर खान दंगल देखने चले गए, इसमें ओवर कॉन्शियस कर देते लोगों को। कलर से एक अजीब नस्ल परस्ती चल रही है इश्तिहारों में, बिल्कुल, कि हर आदमी गोरा होने की कोशिश करे। आपको मालूम है स्कूल में और कॉलेज में लड़कियों की अटेंडेंस कम हो गई है कि वो हर बात पे कॉन्शियस है कि हम काले हो रहे हैं, हम बदसूरत हो रहे हैं, हमें लंबे नहीं हो रहे और बाल बड़े कर लो। पूरा सुबह 8-9 बजे से लेकर 1 बजे तक यही कोराम मचता रहता है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा गोरा करने की क्रीमें बिक रही हैं मेडिकल स्टोर्स में, और वो इवन लड़के ले रहे हैं। अब आप उनके कॉन्शियस लेवल को देखें कि अब वो बजाय इसके कि अपने पढ़ने पर तवज्जो दे, वे अपनी ब्यूटिफिकेशन पर तवज्जो दे रहे हैं। सही बात है। अब इवन ये कि लड़कियों में शदीद ये एहसास कमतरी पैदा हो गया है कि हम गोरे नहीं हैं। हम कोई इश्तिहार में आता है कि अब गोरा होगा पाकिस्तान। कितनी मतलब ये जो लोग इन इश्तिहारों को बनाते हैं या वो करते हैं, वो हमें किस नस्ल परस्ती की तरफ फेंक रहे हैं? गोरी बाहों का जमाना कभी होगा ना पुराना। सर बिल्कुल ये भी आपको याद होगा। 100% एग्री विद यू कि ये जो है ना इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। फिर जिस तरह के सुपरफिशियल चीजें आप सही कह रहे हैं शोज में दिखाई जाती है, मॉर्निंग शोज में। देखिए ये जो अब इससे थोड़ा अगर आगे बढ़े तो ये जो पूरी आपकी जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, ठीक है, ये माल बेचती ही है आपको एहसास कमतरी दिला के। बिल्कुल यार कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारे रिंकल्स निकल रहे हैं, ये लो ये 5,000 रुपए की क्रीम और इसको लगा दो, यानी तुम तो सांवली हो, तुम्हारे से कौन वो याद है एक ऐड भी था, मेरे ख्याल शायद वो इंडिया का ऐड था। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, भारत में, अफ्रीका में, इवन थाईलैंड में भी ये इशू है। हालांकि थाईलैंड कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ था। हम अक्सर कहते हैं कि क्योंकि हम कॉलोनाइज हुए थे तो हमें गोरे रंग, आप कामा सूत्रा भी देख ले तो उसमें भी गोरे रंग का है। तो आई मीन दिस इज अ लॉन्ग इशू। एक था कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती है और वो शीशे में देखती है क्योंकि तुम एयर होस्टेस बनोगी, तुम तो इतनी काली हो। तो जब तक ये इंडस्ट्रीज और ये जो कंपनीज हैं, जब तक आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं देंगी, उनको पता है उनका माल नहीं बिकेगा। और बहुत कामयाबी से दिया। जरूर बता दें, हमने इसका जिक्र भी किया था कि एक रिपोर्ट आई थी बरतानिया की जानिब से 2 माह पहले, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की जितनी क्रीम्स वहाँ जाती हैं रंग गोरा करने वाली वाइटनिंग क्रीम्स, वो जो है मुज़र आपकी जिल्द हैं और उनसे कैंसर तक हो सकता है। तो
जो भी यंग बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं जो इस ज़ाहिर बुखार में मुब्तला हैं कि उन्हें रंग गोरा करना है, तो खुदा के लिए आप ये वार्निंग्स और इंटरनेट पे आप बैठे रहते हैं 24 घंटे, उस पर सर्च करें कि वो चीज़ है क्या। खूबसूरत लगना हर एक का हक है, लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचाना जो है वो बहुत बुरी गोरेपन में खूबसूरती में कोई लिंक नहीं है और क्या, कोई लिंक नहीं है। वो कहते हैं ना मैं हूँ परफेक्ट। हाँ, आजकल एक कैंपेन चल रही है ना, तो आप हैं परफेक्ट यार, रिलैक्स और करो, क्या। और जो भी आपका रंग है आपने खुद तो नहीं बनाया ना, अल्लाह ताला ने जिस तरह भी आपको बना के भेजा है आप खूबसूरत हैं। एग्जैक्टली, एवरीवन इज ब्यूटीफुल। हाँ, well, okay, कोई भी रेस हो, कोई भी वो हो, सब लोग खूबसूरत होते हैं। बहुत खूबसूरत हो, मैं मानता हूँ। चलो थैंक यू यार। फैसल साहब हैं घाना से, अफ्रीकी मुल्क हैं। जी भाई फैसल। वालेकुम सलाम सर, आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। बताइए। हुकुम। अपने प्रोग्राम्स में एक तो ये अभी PSL फाइनल हो गया, सब अच्छा हो गया, वेरी गुड। एक और खेल है फुटबॉल के नाम का, जिसमें कि हमारी रैंकिंग मेरा ख्याल 194 मैंने जो आखिरी दफा पढ़ा था तब गिर गई है। कुछ बेहतर हुई है आई थिंक। ऐसे मुल्क में जहाँ सियालकोट में मेरे ख्याल 50 मिलियन करीब फुटबॉल बनते हैं साल के अंदर, तो बहुत ही बुरा हाल है। एंड पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो खत्म है बिल्कुल, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। जी बिल्कुल 100%। और इतनी कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए आपको, गरीब परवर खेल है, एक फुटबॉल चाहिए। Exactly. 2 गोल रखने। फैसल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप घाना में हैं, ये अभी पिछले एक साहब ने कॉल की थी पिछले एक साहब ने बात की थी कि जी गोरा रंग जो है वो असल में खूबसूरती है या नहीं, ये डिबेट आपने अभी सुनी होगी जब आप कॉल कर रहे थे। घाना में क्या सूरत हाल है? गोरा रंग जो है घाना में किस पायदान पे रखा जाता है, और वहाँ ब्लैक इज ब्यूटी या नहीं? ऑफिस से अपने घर की तरफ जाता हूँ तो मेरे घर के पास जो ट्रैफिक लाइट है उस पे एक बोर्ड लगा हुआ है क्रीम का, उस पे लिखा हुआ है डार्क एंड लवली। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। इस तरह बिकती है डार्क एंड लवली करके, बहुत खूब। अच्छा, गेटिंग बैक गाना में कौन से गाना में वैसे पॉपुलर स्पॉट कौन सी है? फुटबॉल प्लेइंग नेशन है आई थिंक। फुटबॉल, दे आर वेरी गुड एट फुटबॉल। फैसल मुझे जो मेजॉरिटी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं वेरी गुड। अभी जो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस हुआ है, कैमरून ने जीता है। द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज फैंटास्टिक। एक्सीलेंट, सही बात है। फैसल मुझे न जाने क्यों मैं 92 याद आ जाता है कि हम क्रिकेट में भी चैंपियन थे, हम स्नूकर में भी चैंपियन थे, हम हॉकी वर्ल्ड कप भी जीत गए थे, उससे पहले हम सार्क फुटबॉल भी जीत गए थे और बहुत सी चीज़ें। तो ये उसके बाद से जिस तरह गिरावट आई है तमाम हमारे खेलों में, उसमें बहुत से मसाइल हैं। फिर ये ज़रार मुझे कहेगा कि आप ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जो किया कि तमाम स्पोर्ट्स बॉडीज़ के चेयरपर्सन जो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर और जनरलों को बनाया, और उसके बाद जो है ना बहुत ही ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद बात। वेलकम बैक। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। वामिक साहब हैं कराची से, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी वामिक भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरा सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम सेल्फ क्रिएट करते हैं, हमारी अपने सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। समझे आप? मिसाल के तौर पे जो है कराची का मसला है, बहुत आसानी से हल हो सकता है। झगड़ा क्या है कि 2 पार्टियों की लड़ाई है, एक MQM की, एक पीस पार्टी की। एक के पास मैन पावर है, दूसरे के पास फाइनेंस की पावर है। वो उसे पैसा नहीं देता, वो उसे मैन पावर नहीं देता, इस वजह से कराची सफर कर रहा है। ये तो चीज है। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि जैसे मिसाल के तौर पे हम इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार केस हो गया, 20-20 साल चल रहा है। आप एक काम कर लें, असेंबली में अमेंडमेंट ला के बिल पास कर लें कि इल्जाम लगाने का इख्तियार हर आदमी को, हर के ऊपर हो। मिसाल के तौर पे मैं हर आदमी पे इल्जाम लगा सकता हूँ, लेकिन अगर वो इल्जाम झूठा साबित हो जाए तो मुझे 2 साल की सजा होना चाहिए क्योंकि मैंने गलत इल्जाम लगाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी मोहतात हो जाए। दूसरा ये कि जी बोलिए, होना चाहिए ताकि मेरे ऊपर अगर इल्जाम लगा और मैं फेयर हूँ तो मुझे एक दिन भी नहीं लगेगा अपने डॉक्यूमेंट देने के लिए। सही बात है। ये बहुत आसान तरीका है जो बहुत आराम से मसले, ये केस ही नहीं चलेंगे 20-20 साल। सही कह रहे हैं। बहुत सहूलत के साथ। तीसरी चीज मैं ये कहूँगा कि एक चीज पे हमने गौर करना चाहिए कि जो हमारी पॉलिटिकल अप्रोच है लोगों की, इसमें सबसे बेहतरीन और मुतनासिब नुमाइंदगी का, इसलिए कि हर आदमी असेंबली में जाना चाहता है। 5-20 जगह से उसे वोट इकट्ठा कर लें तो 1 आध सीट उसकी बनी जाएगी, तो वो अपना कोई अच्छा आदमी तो भेज सकेगा।
सही बात है। ठीक है सर, बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी। शफकत अली साहब हैं अटक से। जी शफकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? क्या हाल है उस्ताद? अल्लाह का खैरियत सर, आप सुनाएं। ठीक ठाक सर। अच्छा, बात इस तरह है, जैसे वो भाई ने बात की ना वो मेकअप वाली, जी जी, उसमें एक और बात ऐड करूंगा कि सुबह 8 बजे का खबरनामा में चाय के साथ देखता हूँ ना, तो हर चैनल पे तकरीबन यही चीज चल रही होती है कि आज फलां जगह पे एक बंदा जांबाज, फलां जगह पे 2 जांबाज, ये एक्सीडेंट हो गया। मतलब ये आदाद और शुमार वाला महकमा बनाया होता है आपने एक तो। नंबर 2 सर, ये इमरान खान वाली जो बात थी सर, वो फटीचर और रेलू कुत्ते वाली, जी जी, पर जिसको पता नहीं भी होता ना, वो चीज ऐसे उछाली जाती है कि वो जो सिद्धि में बैठा होगा कोने में, उसे भी पता चल जाए कि भाई इमरान खान ने ये बात की। मतलब एक जो फेवर में ना हो बात, तो उसको इतना उछाला ना जाए, तो वो बेहतर नहीं है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक ये सुबह वाली बात है, तो ऑनेस्टली आप 8 बजे सुबह की बात कर रहे थे, उस वक्त कोई खबर होती नहीं है, तो उस वक्त बुलेटिन ऐसे ही पढ़ा जाता है। सारी रात की खबरें कभी हमने ऐसा भी काम किया है कि सुबह के अखबार देख के अगर बहुत कम खबरें हैं तो उसमें से भी कोई मेन खबरें निकाल के हम चला देते हैं जो कल रात चली थी, ये भी हुआ है। फिर वुसत से पूछ लें कि वुसत साहब ये बताएं, ये जो कह रहे हैं कि ये फटीचर और रेलू कट्टे टाइप जो खबरें हम बहुत चला चला के घिसा देते हैं, तो जिनको नहीं भी पता होता पूरे मुल्क में, वो भी इस बहस में लग जाते हैं, जो कि एक लामानी सी बहस है। नहीं, ये जैसे ये खबर है, ये अगर सिब्बी के बैठे हुए आदमी को पता चल रही है, तो अगर लाहौर में बैठे हुए आदमी को रेलू कट्टे का पता चल रहा है, तो सिब्बी का भी तो पाकिस्तान पे उतना ही हक़ है। इससे मेरा ख्याल है अवेयरनेस भी बढ़ती है और बराबर चीज़ें तकसीम होती हैं, कि क्यूरियोसिटी बढ़ती है। और हमें बलूचिस्तान की में बुरा भला किस तरह कहा जाता है लोगों को, सिंध में कैसे कहा जाता है, पंजाब में कैसे कहा जाता है, तो ये पता चलता रहता है। विफाक में यही होता है, इसी तरह तबादला होता है। नेशनल यूनिटी के लिए भी बहुत अहम है ये। हाँ, दूसरा ये कह रहे थे कि उनके कहने का मकसद ये था कि हर वक्त जो मीडिया पे ये चलता रहता है एक दूसरे को बुरा कहने का, और हम उसको लार्जर ट्रांसमिशन बनाते हैं, प्रोग्राम्स में लेकर के आते हैं, तो ये तो एक बेमानी सी बहस है। हम पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं जाते? बेमानी सी बहस कहाँ है भैया, इससे तो हमारी आमदनी हो रही है, इश्तिहारात आ रहे हैं, रेटिंग आ रही है। बेमानी होगी आपके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। अच्छा चलिए, ठीक है ना, आपके हाथ में। हाफिज अकमल साहब हैं सखर से। जी हाफिज भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का फजल है, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। मुबश्शिर भाई, ये बात करनी थी जो आज पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने सेनेट के अंदर जो तहरीरी बयान पेश किया है अपना, कि इस्लामाबाद में ख़वातीन महफूज नहीं है। जी जी, तो मैं उसके ऊपर ये कमेंट करना चाहता हूँ कि वज़ीर दाखिला साहब, अगर आप ख़वातीन को इस्लामाबाद के अंदर महफूज जगह नहीं दे सकते, उनकी इज्जत और की एहतराम नहीं कर सकते, तो आप मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आप अपनी सारी की सारी जो तवज्जो है ना, वो सिर्फ MKM के कायद और MKM को ख़त्म करने के तो लगा चुके हैं, लेकिन आप जो है ना मुल्क क्या कहने किस मौजू को किस मौजू से जोड़ दिया हाफिज साहब, क्या कहने? हाफिज साहब, बात ये है कि हाँ फरमाइए। मसला ये है कि ये सारी अपनी तवानाई MKM को ख़त्म करने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, और आप पाकिस्तान की दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, आपकी नहीं करते। देखिए काफी तवज्जो अयान अली की तरफ भी रही है। इस्लामाबाद की बात की, आई एग्रीड विद यू, क्योंकि मुझे पता है कि उनका कितना वो कंट्रोल रखते हैं SHO लेवल तक इस्लामाबाद और पिंडी में। तो अगर कोई चीज़ हो रही है वहाँ पर ऐसी जिसका वो शिकवा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो खासी हद तक उसके ज़िम्मेदार भी हैं। जहाँ तक कराची की बात है, तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बार बार ये सवाल आता है कि MKM को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। एक साहब ने पहले ये कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं करने दे रही। हो सकता है, कोई भी जमात है सियासी जमातों का, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जब मुशर्रफ के दौर में MQM रूह रवा थी कराची की, तो उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो टारगेट किलिंग हुई, जो भत्ताखोरी हुई, वो कोई बाहर से आके तो किसी ने नहीं की ना, वो भी तो इसी चीज़ का हिस्सा है। जो जिस तारीख को हम कन्वीनियंटली भुला देते हैं कि जी आप छोड़ दें, अब हमें निशाना बनाया जा रहा है। अगेन मैं सबसे यही कहता हूँ
और हम लोग 12 कह चुके हैं। एक तो उनके कायद को चाहिए वापस आ जाएं यहाँ पर। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है MQM के साथ ज़्यादतियाँ, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है उस पर हम भी आवाज़ उठाते हैं, बारहा उठाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे भाई जो शायद हम जो ज्यादतियां हुई हैं, जो ज्यादतियां हुई हैं, यही मसला है हमारा कि हमारी तरफ से जो ज्यादतियां हुई हैं, जब हमें मार पड़ती है तो हम कहते हैं कि यार ये देखो मेरे साथ जुल्म हो गया है। तो कुछ चीज़ें जो है ना, हमें अपने, अगर हम बेहतर अपने आप को कंडक्ट करते तो शायद आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। इनायत खान साहब हैं जद्दा से। जी इनायत साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जी इनायत खान बात कर रहा हूँ जद्दा से। जी जी फरमाइए। जरी साहब और खोड़ साहब, गुस्सा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम करने के लिए आपको बहुत मुबारकबाद। बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, ये जो कल से जो एक हमारी मीडिया पे और जो असेंबली में हुआ है, ये जो कुछ चल रहा है जी, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। इंतहाई शर्म का मुकाम था हमारे लिए। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक मीडिया, अपना सोशल मीडिया पे तूफान उठा। मतलब वहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया, मैं खुद एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ जिसके बारे में ट्रोल का वर्ड यूज किया जाता है। हाँ। और मैं खुद उनका विक्टिम हूँ। जी सही बात, ठीक है जी, सभी हैं। तो जब हम सीधी बात करते तो हमें हमारे ऊपर भी अटैक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे अब जस्टिफाई ये किया जा रहा है कि जी मीडिया PL ट्रोल जो है ये भी गालियां देते हैं, तो जावेद लतीफ को जस्टिफाई आप उसको नहीं वो नहीं कर सकते। देखें, मुझे ये बता दें क्या वो जो ट्रोलों का जो कोई MNAs या MPAs का कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ दिखा दें कि हमारे किस लीडर ने खड़े होकर कहीं गाली दी है या किसी माँ बहन के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और दूसरी बात जो मीडिया में बार बार, मैं हर मीडिया जो भी एंकर्स हैं माशाल्लाह से, वो हर कोई बीबी और मरियम बीबी को ट्वीटें किए जा रहे हैं कि जी आप इंटरवेन करें और इनको फारिग करें। आप हुशी, ये मेंबर पार्लियामेंट है जावेद लतीफ साहब, अगर इनको इम्पीच करना, इनको हटाना, ये स्पीकर का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है सर, मरियम बीबी बसत एहतराम वो हमारे PM साहब की साहबजादी हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, क्या आईनी और कानूनी क्या होता है? नहीं, बात पर्सनल लेवल पे हो रही थी, क्योंकि अगर फैमिली की खवातीन के बारे में बात की गई थी। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, सिंध में, सिंध असेंबली में जब झगड़ा हुआ तो बिलावल से भी पहले बख्तावर और आसिफा ने आकर के उसकी मजम्मत की। उसके बाद जरदारी साहब जब इरफानुल्लाह मरवत को ले रहे थे, उस वक्त आसिफा और बख्तावर ने ओपन फोरम पे अपने वालिद साहब के जो भी इंक्लिनेशन थी उसको इस बात पर रद्द किया कि ये शख्स जो कि ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, इसकी पीपल्स पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो कम अज़ कम इस तो कह रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ से कि वो कम अज़ कम कोई ऐसा बयान ज़रूर देंगी, क्योंकि अगर मियां साहब उनको देती हैं कि उनको देना चाहिए था। और जहाँ तक इनकी पहली बात थी कि जी ऑनलाइन ट्रोल्स को एक MNA के साथ इक्वेट ना करो, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। एक पोजीशन वो होती है और एक पोजीशन वो है और जो अलग है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। मोहम्मद इसाक साहब हैं कराची से। जी इसाक भाई। मैं सर आप जिंदगी में पहली दफा मैं किसी ऐसी पुन पे बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। हो रहा है चलिए। मैं काफी दिनों से आप लोगों को कोशिश कर रहा था लेकिन लग नहीं रहा था। जी सर अब बताइए। सर मैं इसाक बात कर रहा हूँ कराची पठान खानी। जी 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 फरमाइए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि काफी दिनों से मेरे जहन में ये बात है कि क्या ऐसा है नहीं कि हम आवाम इस सब मुसीबतों का जिम्मेदार है। इस वजह से कि कहीं भी कोई जलसा हो, कोई बात हो या कोई मतलब लीडर बात करता हो तो हम सारे लोग समझते हैं कि इसी के आगे खड़े हैं हम, ये पूरा पाकिस्तान के लोग। और वो जो हमें बात करते हैं साफ नजर आता है कि वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी और धोखा कर रहे हैं। फिर क्या हम आवाम को क्यों नहीं समझ आता है इतनी छोटी सी बात की ये गलत कह रहे हैं और हमें इसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है इसाक भाई आपका। मेरे ख्याल में हम वुसअत से स्टार्ट करते हैं, बारी बारी अपने हिस्से का जवाब दे देते हैं। वुसअत आपने सवाल सुना? जी मैंने सुना और ये इंतहाई मुझे खुशी हुई है ये बात सुन के। ये इन्होंने जो सवाल उठाया कि अवाम ज़िम्मेदार हैं, मैं तो ख़ुद हमेशा से इनका हामी हूँ इसाक साहब का कि वाकई अवाम ही ज़िम्मेदार हैं। अपने सर पे आप एक दफ़ा मार लें कुल्हाड़ी, 2 दफ़ा मार लें, 3 दफ़ा डंडा मार लें, 4थी दफ़ा तो कम से कम होश आ जाना चाहिए।
और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आंखें बंद करके भेड़ों की तरह अवाम जो हैं चलते हैं, रोना रोते हैं, गालियां देते हैं और फिर अगले इलेक्शन में उसी तरह का कोई आदमी मुंतखब कर लेते हैं और फिर अगले 4 साल के रोने धोने का इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी इसहाक साहब जैसा ये सवाल उठा रहा है तो ये खुशाइंद बात है। इसका मतलब है कि अवाम के में कम ही लोग सही, लेकिन उनमें एक आगाही आ रही है कि ऐसा कब तक चलेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की। मेरा भी यही ख्याल था कि अवाम को क्या करे अवाम, अगर जा कर के आप उनको वहाँ जाके टैकल करते हैं, टैकल से मुराद ये है उनको वहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं खड़े होकर के, तो जाहिर है आपकी पिटाई हो जाएगी, ये होगा। उसके अलावा जो भी है, लेकिन ये हमारे यहाँ रुझान के गलत को उस वक्त गलत कहना बहुत ही कम नहीं, मत कहें, कुछ भी ना कहें, मुंह से भी कुछ ना कहें। जिस दिन वोट डालना हो उस दिन आप अमलन कहें कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी ना कहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इलेक्शन 1.5 साल रह गए हैं। हम सबको सोचना है कि अब के कम से कम ऐसे लोगों को हमें वोट देना है जो हमारी दानिश में सबसे बेहतर है, अपने पार्टी एफिलिएशन से ऊपर हो के। अगर आप देखेंगे तो आपको आसपास जाहिर है आपकी कम्युनिटी में कोई ना कोई ऐसे लोग नज़र आ ही जाएंगे। मौज़म अली साहब हैं कोयटा से। जी मौज़म। जनाब, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग बहुत अच्छा वो करते हैं। मेरा एक बात थी, आप लोगों से मशवरा था कि मैं एक एंकर्स अकेडमी खोलना चाह रहा हूँ। इसमें 2-4 नालायक किस्म के डॉक्टर मुझे मिल गए, 2-4 पिंडी बारों बार किस्म के BA पास मिल गए और कुछ मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने वाले भी मिल गए। अब मतलब मैंने एक रेफरेंस बुक्स भी ढूंढ लिया। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का मसला है कि सिलेबस मुझे वो करना है, डिजाइन करना है, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कौन हो सकता है? अच्छा, मुझे सर वो आपने खुद ही बता दिया स्पेशलिस्ट का, तो लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 3 स्टूडेंट तो यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखिए, नहीं लेकिन सर आप एकेडमी खोलने से पहले ही फेल हो गए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कौन होना चाहिए। सर हर एंकर हर फील्ड में स्पेशलिस्ट है सर, आपको ये नहीं पता है यार। हाँ, और वही वही बात चल रही है। सर एयरप्लेन पर वही बात करते हैं। मुझे अभी याद है एक बात कि आई मीन सानिया तो बहुत ही खौफनाक था, एक प्लेन क्रैश था, तो मुझे याद है बड़ी संजीदगी से एक एंकर ने कहा कि लेकिन अगर प्लेन इतना नजदीक था जमीन से तो लोगों ने छलांगे क्यों नहीं मारी वहां से। ये मैंने सुना है। मतलब मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए सर, ऐसी चीजें सुन के सफेद हुए हैं खौफ से। एक गुजारिश करूंगा, जिन्होंने कहा छलांग नहीं मारी ना, उनकी अगली और पिछली 7 नस्लों को गोल्ड मेडल दे दिया जाए। इतने ज़हीन लोगों को बाकी ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। और देखिए लोग कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है यार, मतलब यार कमी नहीं। और आप एकेडमी में क्या पढ़ा सकेंगे सर? आपकी क्या स्पेशलिटी है? जिन लोगों को पहले से सब कुछ पता है उनको आप क्या पढ़ाओगे यार? वो अकलें कुल हैं सर, क्या हो गया? इसीलिए कह रहा हूँ 3 एडमिशन ले ले और हम में से एक को फ्री कर दीजिएगा, 2 की हम फीस दे देंगे। नाकाम डॉक्टर उनका क्या होगा? सर वो तो कुछ ना कुछ करके बाहर चला ही रहे हैं अभी तक। वैसे एक खुशी की बात है कि उन लोगों को खुदा का शुक्र है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बने। इसमें भी बचत है, इसमें भी बचत है यार। लेकिन वैसे आपको जो आइडिया है ना यार, आप स्कूल वूल ना खोलें, इसका आप एक टीवी सीरियल बनाए, ऐसा हिट होगा। आपकी सोच है नहीं, वो जो आइडिया देने के 10% मुझे दे देना। लेकिन बहुत अच्छा मौजम भाई, दिल खुश कर दिया आपने। मीडिया के ऊपर क्रिटिक हम भी करते हैं, सब लोगों को करनी चाहिए। आपने जो है आज बहुत अच्छा किया, हमें बहुत खुश कर दिया सर, थैंक यू सो मच। मीठी छुरी। फयाज साहब हैं लाड़काना से। जी फयाज। वालेकुम अस्सलाम। ये सारे प्रोग्राम जो है मीडिया के, सारे प्रोग्राम सिर्फ सियासत पे चलते रहते हैं, सिर्फ सियासत ही हमारे मुल्क में है। हम इसको वोट ना दें, हम उसको वोट ना दें, इससे इस्तीफा मांगे, किस से इस्तीफा मांगे, ये सारे नाक के पक्के हो गए। अगर वोट नहीं भी देते हैं उसके बावजूद भी भारी मैंडेट से ये जीत के जाते हैं। मैं आज जो है पूछना चाह रहा हूँ कि इतने मीडिया हाउसेज हैं कराची में, बड़े फखर से चलाते हैं कि कराची पूरा कचरा बन गया है, कराची पूरा कचरा। तो मीडिया क्या कर रहा है सर? ये जो मीडिया हाउसेस खरबों रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, ये मुआशरे को क्या बेहतरी करने के लिए क्या कुछ खर्च कर रहे हैं कराची में?
नहीं, लेकिन सर मीडिया का काम बेचती लाना नहीं है। मीडिया एक बिजनेस है और मीडिया एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और एटलीस्ट जिससे जो भी बिजनेस ओनर होता है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि मैं मैक्सिमम मुनाफा कमाऊं। इसीलिए आपको ज्यादा पॉलिटिकल शोज नजर आएंगे, क्योंकि इन शो से रेटिंग्स आती है, रेटिंग से इश्तेहारात आते हैं, इश्तेहारात से फिर ये पैसे आते हैं। आसान काम करना आसान है काम ना। वो सब भी अक्सर कहते हैं हम लोग भी कि मीडिया असल में मोहल्ले की वो खाला है जो एक घर में जाके कहती है, वो तुम्हें पता है वो जो कोने वाली आंटी है ना तुम्हारे बारे में वो ये बात कर रही थी, तो वो बाहर निकल के वो कहती है इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। वही कैमरे ऑन हो जाते हैं और धड़ाधड़ 2 कैमरे वाले उस आंटी के पास चले जाते हैं कि वो देखो वो तुम्हारे, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये 2 आंटियां लड़ रही है। क्यों वसत साहब? जी बिल्कुल। ओके, दैट्स ऑल हिज कमेंट। सर बस इतना ही कहना था। तो ना बाद में सर्दी के फौरन ब्रेक लेते ताकि वसत कुछ पहन ओढ़ के आ जाए, वो जो है ना। तो इस ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक। अब्दुल हफीज जतोई साहब हैं कराची से। जी जतोई साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह करम, आप सुनाओ, खैरियत से हो? बस सर मुझे लगता है कि आज मुझे जो है ना 2 रकात नफिल जो है ना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े अरसे से आपका नंबर ट्राई कर रहा हूँ, आज मिला है पुराने के तौर पर। बस सर असल में ना जतोई साहब हम लोग ना 2 लाइनें जान के एंगेज कर देते ताकि इंप्रेशन पड़े कि जरा आप कॉल नहीं मिलती। अंदर की बात बता रहा हूँ और किसी को नहीं बताइएगा। अच्छा सर हुकुम। ठीक है सर, आपके पास टाइम का आपका बहुत कीमती और दूसरा भी नाजरीन है, तो मैं जो मुझे बहुत जो है जरा हटके प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके तमाम प्रोग्राम देखता हूँ। बहुत मेहरबानी सर। जरा हटके के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले जो है ना मैं पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करता हूँ, जो है बड़ी बहादुरी के साथ वो जो है दहशतगर्दों के खिलाफ जो है ना जंग कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। एक मेरी सर एक मसला ये है कि मैं एक मुहिब वतन शहरी हूँ। 12 मई 2016 को मेरे मकान पे एक स्टेट एजेंसी ब्रोकर और एक जो है ना मुख्तियार कार ने मिली भगत करके, जिसका नाम जो है सलीम जमाली है, उसने जो है मेरे नाम प्लाट पे सर कब्जा किया, जिसके खिलाफ मैंने और उन्होंने कर्नल और जीओसी हैदराबाद बन के सर मेरे मकान पे कब्जा किया, जिसके मैंने प्रूफ डीजी ISI को, डीजी रेंजर्स को, आर्मी चीफ को, तमाम महकमों को जो है दे चुका हूँ कि ये मेरा प्लाट था, इन्होंने इस हवाले से कब्जा किया। उनके मैसेज, उनके तमाम रिकॉर्ड, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो इस वजह से नहीं हो रही है कि उनके रिश्तेदार और बाला आप जतोई साहब आप अदालत में गए? सर अदालत में सूरत हाल ये है कि मैं तो एक स्टूडेंट भी हूँ और अपने घर को सर्वाइव कर और कफील हूँ। वकीलों की भारी फीस मेरे देना जो है बस की बात नहीं है सर। मैं एक वकील के पास जाऊँ, उनके लेटर भी मेरे पास रखे हुए हैं कि मैंने सिंध बार कौंसिल को किया, पाकिस्तान बार कौंसिल को, भाई मैं वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है। लोगों ने मुझे जीओसी हैदराबाद और कर्नल के नाम पे मेरे घर पे कब्जा किया और मुझे अपने छत से महरूम किया। आजकल जो है मैं अपने बच्चों को लेके कराची में किराए के मकान में बहुत ही मुफलिसी के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। आज भी उन लोगों की तरफ से मुझे धमकियां मिली हैं, उनको वो रिकॉर्डेड जो है मैंने जो है जीओसी हैदराबाद को भेजा है, कर्नल को भेजा है जी। आप को भेजा है। आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। आप ऐसा कीजिए कि तफसीलात हम इसकी पता कर लेते हैं और फिर यह है कि फॉलोअप के तौर पे हम आपको बता भी देंगे। पता है ये जो इशू है ना, अब ये सिर्फ इनका इशू नहीं है यार, इस तरह की आपको हजारों कहानियां मिलेंगी। और ये जो लैंड ग्रैबिंग माफिया है ना, ये इतनी इनकी वसी नेटवर्क होती है ना कि हर जगह इनकी टेंडरिल्स पहुंचे होते हैं। और अक्सर इनका जो तरीक़ाकार होता है ना, तरीक़ा वारदात जो इनका होता है, ये काम अपना करते हैं या तो जुमे की रात को या तो हफ्ते को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट अब शुरू होगा मंडे को, और यूजुअली जो लोकल थानेदार होता है उसके साथ मिला हुआ होता है, और उस वक्त तक वो अपना कब्जा पक्का कर गए होते हैं। तो एक दफा आप बैठ गए तो आपको निकालना बहुत मुश्किल होता है। मोहम्मद जमान साहब हैं कोयटा से। जी जमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को भी मैं ये एक बात कहूँ, ये हमारे जो सियासतदान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, मैं इन सब से मेरे नजर से मैं कहता हूँ कि ये बहुत सही हम लोगों के लिए।
आप लोग भी इनका साथ नहीं देते हो, सब मीडिया वाले सियासतदानों के खिलाफ बहुत बातें करते हो। मेरा ये मतलब है कि और आवाम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भी सही सियासतदानों के बारे में सही इल्म नहीं है, वो भी सियासतदानों के बारे में खिलाफ बात करते हैं। तो मेरा ये इल्तिजा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा हमारे सियासतदानों का जो ये लोग अपना जिंदगी, इन्होंने सब अपना जिंदगी दिया हुआ है, ये हमारे आवाम के लिए दिया हुआ है, तो इनका कुछ ख्याल करें। ठीक है सर। अच्छा जमान साहब, आप मेरी बात सुन लें, बहुत अच्छी बात की आपने, और हम भी सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर ये जो आपके सामने ही अगर वही सियासतदान करोड़पति से अरबपति बनता चला जाए और अवाम जो है वो वहीं की वहीं और मज़ीद वो होती जाए, तो उसको किस तरीके से फिर हम देखें? वो आप भी, इसका मतलब है कि हम इसके चक्कर में वो भी जस्टिफाई करना शुरू कर दें कि फिर करप्शन भी ठीक है क्योंकि जाहिर है वोट लेकर के आए हैं। थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करना होगा कि देखिए अब ये जो बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में सियासतदान, पॉलिटिशियंस एक गाली बन गई है ऑलमोस्ट। और इसका ये मतलब नहीं है, बिल्कुल वैसे भी लोग हैं जिससे अभी आप बात कर रहे थे, जो लखपति से करोड़पति से अरबपति, और आपको पता है कि उन्होंने कहां से पैसे निकाले, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन फिर ऐसे भी सियासतदान हैं जिन्होंने बहुत काम भी किया है, अपनी पूरी जिंदगी में लगाई है, तो सबको हमें एक कैटेगरी में लंप नहीं करना चाहिए। और एक आखिरी बात कि बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है कि मीडिया में सियासतदान से ज्यादा इजी टारगेट आपको नहीं। उसकी वजह यह हुई है कि फौजी आमिरों के दौर में ख़ास चीज़ सियासत को गाली बनाया जाता है, और मुशर्रफ साहब ने भी यही किया कि सियासत बुरी है उन्होंने, और वो सारा टेलीविज़न जब खुले तो उस वक्त एक ख़ास सिम थी कि सियासतदानों को जो है भी थी, वो करो। मुबशिर प्रिंट में भी एक सिलसिला था, एक पहले से एक नेचुरल भी होता है, क्योंकि एक तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप जी भर के आप उनको गालियां दे सकते हो, और जोर भी आपका उन्हीं पे चलता है। जोर भी आपका उन्हीं पे चलता है। इसी बात के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, मंडे को फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।